Good morning, students. Today I am here with the new poem named as Speak Up, written by Faiz Ahmed Faiz. He was born in Sialkot in Pakistan. तो बच्चों, ये कविता जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ, इस कविता का नाम है स्पीक अप। और इसके राइटर कौन है, इसके कवि कौन है, जिन्होंने लिखी है उनका नाम है फैज़ अहमद फैज़। ये उर्दू के कवि थे। ये कविता 1941 के पहले की लिखी गई है, जब हमारा भारत देश अंग्रेजी शासक के अधीन था। उस समय अंग्रेज़ों ने भारतीयों को बुरी तरह से अपने अत्याचारों से दबा कर रखा हुआ था। लोगों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं था, लोग डरते थे। तब कवि ने इस कविता के माध्यम से लोगों से ये अपील की कि वे अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाएं। लोगों के मन में कवि ने उत्साह भरने का इस कविता के माध्यम से यत्न किया है। अब कवि क्या कहता है लोगों को, अब ये कविता हम पढ़ेंगे। स्पीक अप फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड। कवि कहता है स्पीक अप फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड एंड योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन। This upright body is yours. Speak while your soul is still your own. तो कवि लोगों को ये कहता है कि जो बातें तुम बोलना चाहते हो वो बोल दो। तुम्हारे पास आपके स्वयं के होठ हैं, एंड योर वर्ड्स आर स्टिल ओन, और तुम्हारे अपने शब्द भी अपने ही हैं। आपके होठ जो हैं, कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपके पास जो अपने होठ हैं वो सिले हुए नहीं हैं, वो मोहरबंद नहीं हैं। इसलिए उनको खोलो और बोलो, जो आपके मन में है उसको बोलो। दिस अपराइट बॉडी इज़ योर्स। ये सीधे आपके पास ऊपर को सीधे खड़े होने के लिए एक शरीर है, जो केवल मनुष्य के पास ही होता है, क्योंकि जानवर के पास सीधे खड़े होने के लिए शरीर नहीं होता। स्पीक वाइल योर सोल इज स्टिल योर ओन। कवि कहता है कि तुम्हारे पास आत्मा जो है वो भी तुम्हारी अपनी है, इसलिए जो तुम्हारे मन में है तुम बोलो। कवि इस कविता के माध्यम से कवि देशवासियों को ये कहना चाहता है कि जो भी उनके मन में है, क्योंकि उनके ऊपर जब अत्याचार हो रहे थे तो कवि के कहने का ये मतलब था कि इन अत्याचारों को कब तक सहोगे, जब हर जगह पे स्ट्रगल हो रही है, संघर्ष हो रहा है। किसका? स्वतंत्रता के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष हो रहा है, तो तुम भी उसमें शामिल हो जाओ। ठीक है। अब नेक्स्ट पैरा है, लुक देयर इन दैट स्मिथी, इट्स रेड ओवन फायर्स फ्लेम्स, the padlocks are already opening their mouths and each fetter is skirting around। तो इस पैराग्राफ में कवि ने अपने देशवासियों को संकेत देकर अपनी बात को उनके तक पहुंचाया है। कवि का कहना है, देखो उधर लोहार की दुकान में जो भट्ठी है वो सुर्ख है। स्मिथी क्या होती है? भट्ठी। इट्स रेड ओवन फायर्स फ्लेम्स, जिसमें लोहे को तोड़ने, भट्ठी क्या होती है लोहार की, जिसको लोहार तोड़ने के लिए पहले लोहे को क्या करता है? मेल्ट करता है, मतलब पिघलाता है। उस भट्टी में भयानक आग के शोले जल रहे हैं। इट्स रेड ओवन फायर्स फ्लेम्स। फायर्स क्या होता है? भयानक। फ्लेम्स क्या होते हैं? आग के शोले। तो उस भट्टी में क्या जल रहा है? भयानक आग के शोले जल रहे हैं। यानी कि उस तंदूर या भट्टी में वह आग है, वह ज्वाला है जो शहीदों की चिताओं से पैदा हुई है। ज्वालाएं विरोध की वे आवाज़ें हैं जो हर जगह से उठनी शुरू हो गई हैं। आगे है, द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स। ताले अपना मुंह खोलने लगे हैं और चेन और यानी कि जंजीर की एक एक कड़ी आज़ाद होने लगी है।
कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि सभी लोगों को स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल हो जाना चाहिए। The padlocks are already opening their mouths and each fatter is skirting around. कवि के कहने का क्या तात्पर्य है कि सभी लोगों को स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल हो जाना चाहिए और अंग्रेजी शासकों के द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। थर्ड पैरा है, स्पीक अप नाउ फॉर टाइम्स रनिंग आउट before your body and mind fade away. Tell us, the truth is not yet dead. Speak whatever you have to say. इस पैराग्राफ में कवि ने लोगों को ये समझाया है, अब समय आ गया है, अब बोल दो, नहीं तो ये समय उनके हाथ से निकल जाएगा। द टाइम फॉर टाइम्स रनिंग आउट, टाइम जो है, समय जो है, ये बीतता जा रहा है, तो ये समय आपके हाथ से निकल जाएगा। अब जो आपके मन में है उसको बोल दो। आपका मन और शरीर कहीं निर्बल ना पड़ जाए। यानी अभी लोहार खाने की भट्टी जो है वो गर्म है और लोहे को गर्म रहते उस पर चोट लगा लेनी चाहिए। यदि वह एक बार ठंडा पड़ गया उसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। कवि के कहने का मतलब ये है कि अभी हर जगह विरोध का संघर्ष विरोध हो रहा है, स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल हो रही है, संघर्ष हो रहा है। तो अगर सभी लोग अभी उसमें शामिल ना हुए तो हम कभी भी अंग्रेजों से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। टेल अस द ट्रूथ इज नॉट येट, कवि कहता है कि सच्चाई अभी मरी नहीं है। एंड स्पीक वट एवर यू हैव टू से, बोलो जो आपके दिमाग में, आपके मन में है, आप बोलो, बोलने की हिम्मत करो, बोलने का साहस करो और सभी एकजुट होकर संघर्ष में शामिल हो जाओ। तो प्यारे बच्चों ये आपकी पोइम थी स्पीक अप। तो जैसे पहले आपने मुझे होमवर्क सेंड किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सिर्फ होमवर्क नहीं सेंड करते होंगे, आप लोग घर पे लर्न भी करते होंगे। तो आपने ये सारी पोइम्स जो हैं, जो लेसन्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ बेटा, ये आपने लर्न करके रखने हैं, ठीक है। जब स्कूल खुलेंगे, हो सकता है भगवान करे अगले महीने आपके स्कूल खुल जाएं, तो आपके आते ही क्या होंगे, एग्ज़ाम होंगे, क्लास टेस्ट होंगे, ठीक है, प्री बोर्ड्स होंगे। तो उसके लिए आपने प्रॉपर तैयारी करनी है। तो इस कविता में आपने ग्लॉसरी भी करनी है, ठीक है। सील्ड का क्या मतलब होता है, मुहर बंद, सील नहीं हो, सीलना, मुहर बंद होना। स्मिथी होती है भट्टी, जिसमें लोहार जो है वो क्या करता है, लोहे को गर्म करने के लिए उसमें आग जलाता है। सोल क्या होती है, आत्मा। अपराइट होता है जैसे हम सीधे खड़े होते हैं, हमारा शरीर जो है जो ऊपर को सीधा खड़ा है इसको अपराइट कहते हैं। रनिंग आउट होता है समाप्त होना। अवन का तो आपको पता ही है, चूल्हा। फायर्स भयानक, तेज। फेड अवे होता है निर्बल होना। और पैडलॉक होते हैं ताले। फैटर होता है जंजीर तो आपको देखते हैं ना, चेन जो होती है, एक कड़ी में दूसरी कड़ी में तीसरी कड़ी, ठीक है बच्चे। तो ये है आपकी ग्लॉसरी। जब आप कोई भी पोइम या कोई भी लेसन करते हो तो उसके वर्ड मीनिंग्स जो होते हैं वो साथ ही साथ लर्न किया करो, ताकि आपको उसका समझ भी लगे। हैव ए नाइस डे।